नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं शॉर्ट एंड सिंपल, जहां पर हम बात करते हैं मेडिकल से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक जिसके बारे में आपको डाउट है। उन सारे डाउट्स को हम अपने वीडियो लेक्चर्स के जरिए क्लियर करते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का जो लेक्चर होने वाला है वो है फिजियोलॉजी का चैप्टर नंबर 2, द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम डायरेक्टली मूव करते हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो कंप्यूटर जी ऑन हो जाइए। तो ये जो इस समय भी आप देख रहे हैं ये मेरा कंप्यूटर स्क्रीन है। तो आज हम डिस्कस करेंगे सेल के बारे में। तो सेल क्या होता है, इससे रिलेटेड पहली चीजें थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड क्लियर कर देता हूँ। बैकग्राउंड जब क्लियर हो जाएगा तो फिर हम मेन डेफिनेशन पे आते हैं। तो सबसे पहले जो सेल है, सेल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट ने। साइंटिस्ट का नाम क्या था? रॉबर्ट हुक था। रॉबर्ट हुक ने कॉर्क सेल के अंदर, कॉर्क क्या होता है, जो जनरली आपने देखा होगा वाइन की बोतल्स के ऊपर कॉर्क होता है, उस कॉर्क के अंदर इसको डिस्कवर किया था। यानी वुड के सेल के अंदर डिस्कवर किया था, यानी सेल वॉल ही सिर्फ डिस्कवर किया था। तो इसको कहाँ डिस्कवर किया था? कॉर्क सेल के अंदर डिस्कवर किया था। तो अभी हमने क्या देखा कि रॉबर्ट हुक ने, ये आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। तो यहाँ तक तो ये तो नॉर्मल चीज़ें हमने समझ ली। अब बात करते हैं सेल होता क्या है, सेल की क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में, हम ये डिस्कस करेंगे। तो आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी 9th और 10th क्लास में कि सेल क्या होता है। इट इज़ अ स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो यहाँ पर आप जो पीपीटी देख रहे हैं वहाँ पर मैंने मेंशन किया है, क्या है? स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट, बायोलॉजिकल या बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रक्चर है, जैसे ये मेरा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, ह्यूमन का जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर क्यों बन पा रहा है? बिकॉज वी हैव बिलियंस ऑफ सेल्स। बिलियंस ऑफ सेल क्या है? एक पर्टिकुलर फैशन में अरेंज है और अरेंज होकर हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करते हैं। इसलिए हम सेल को क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर यूनिट बोलते हैं। अब डिफरेंट सेल्स क्या हैं, डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करेंगे। तो आपको पता होगा कि जैसे जो ह्यूमन है, ह्यूमन में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। नहीं, बहुत सारे जब सेल मिलते हैं, टिश्यू बनता है, टिश्यू से क्या बनता है? ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से क्या बन जाएगा? ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, डिफरेंट सेल्स एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करेंगे। उसके बेसिस पे जो स्पेशलाइज सेल्स है जो एक टाइप के फंक्शन परफॉर्म करते हैं, वो मिलके टिश्यू बनाएंगे। उस तरीके के टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं और उस तरीके के ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं बॉडी के अंदर जो हमारा फंक्शन स्टार्ट हो जाता है वो कौन से लेवल पे स्टार्ट हो जाता है? सेलुलर लेवल पे स्टार्ट हो जाता है। तो यानी इसलिए हमने इसको क्या बोला? फंक्शनल यूनिट बोला। तो पहला क्या है? स्ट्रक्चरल, फिर है फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल और बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो आपको ये याद रखना है ये दो चीजें कि सेल हमारा क्या है? स्ट्रक्चरल, फंक्शन एंड बायोलॉजिकल यूनिट है। तो सबसे पहले उसके बाद एक चीज और ध्यान रखना है कि जो सेल है, सेल के अंदर जो सेकंड पॉइंट है हमारा, इट इज एन ऑटोनॉमस सेल्फ रेप्लिकेटिंग यूनिट। ऑटोनॉमस का मतलब क्या है कि हर एक सेल अपने अंदर होने वाले फंक्शन को खुद कंट्रोल करता है। उसके लिए कोई दूसरा सेल उसको कंट्रोल नहीं करेगा। यानी हर एक सेल अपना कंट्रोल खुद कर सकता है। यानी इसलिए क्या है? ऑटोनॉमस बॉडी है। कैसा है? ऑटोनॉमस है और सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग का मतलब कि सेल को लगता है कि अगर उसे डिवाइड करना चाहिए तो खुद ही डिवाइड हो जाएगा, किसी दूसरे सेल पे डिपेंड नहीं रहेगा ये। ठीक है। उसके बाद ये अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो कर सकते हैं। यानी एक सिंगल सेल सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, ऑटोनॉमस है और साथ के साथ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ पे मेंशन किया स्लाइड के अंदर, वो क्या है? जो डायमीटर होता है एक ह्यूमन सेल का, वो 10 से 20 माइक्रोन का होता है। तो यहाँ पर ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, ये क्या है? ये डायग्राम है एक टिपिकल एनिमल सेल का स्ट्रक्चर है, जिसके चारों तरफ की एक जो बाउंड्री होती है, इस बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, जिसको अभी हम आगे के लेक्चर में डिटेल करने वाले हैं कि सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, इसके फंक्शन क्या होंगे। तो इसको हम आगे डिटेल करेंगे। उसके बाद हमारे पास क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है सेल के अंदर। तो अगर हम सेल मेम्ब्रेन के बाद डायरेक्टली अगर सेल के अंदर एंटर करते हैं तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ये क्या है? एक फ्लूइड लेयर प्रेजेंट दिख रहा है आपको, एक पूरा एक फ्लूइड फिल्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो साइटोप्लाज्म बेसिकली क्या करता है? साइटोप्लाज्म एक एरिना प्रोवाइड करता है। साइटोप्लाज्म क्या करता है? एक एरिना प्रोवाइड करता है। एरिना for the cellular function,
सेलुलर फंक्शन, यानी सेल के जितने भी फंक्शन है, जितने डिफरेंट ऑर्गेनल हैं, वो सारे के सारे फंक्शन कहाँ परफॉर्म करेंगे, यहीं पे परफॉर्म करने वाले हैं। थोड़ा सा मैं थिकनेस डिक्रीज कर देता हूँ बिकॉज ये थोड़ा ज़्यादा थिक लिख रहा है यहाँ पर। तो ये सेलुलर, तो साइटोप्लाज्म का काम क्या है, इट जस्ट प्रोवाइड एन एरेना वेयर डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स परफॉर्म देयर फंक्शन। यानी साइटोप्लाज्म क्या करता है, एक जोन प्रोवाइड करता है, एक एरिया प्रोवाइड करता है जहाँ पर डिफरेंट सेल ऑर्गेनल अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर देख पा रहे होगे माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया को आपने पढ़ा होगा कि पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ये जनरली पावर जनरेशन में या एटीपी फॉर्मेशन में हेल्प करता है। उसके बाद लाइसोसोम्स है, साइटल बैग ऑफ द बॉडी कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स हैं, न्यूक्लियस हो गया, वेसाइकल्स हो गया। इन सभी को हम आगे लेक्चर्स में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो अभी फिलहाल हम सेल पे फोकस करते हैं, उसके बाद हम आगे मूव करेंगे। तो सेल की जो डेफिनेशन है, आइडियल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है, सेल स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ को शो करता है। उसके बाद में दो साइंटिस्ट आए जिनका नाम था मैथ्यू सील्डन एंड थियोडोर स्वान। यानी हमारे पास दो साइंटिस्ट थे, एम सील्डन, मैथ्यू सील्डन एंड थियोडोर स्वान। ये दो साइंटिस्ट थे, मैथ्यू सील्डन एंड थियोडोर स्वान। इन्होंने सबसे पहले एक थ्योरी प्रपोज की जिसको नाम दिया गया सेल थ्योरी। तो ये सेल थ्योरी क्या कहता है, सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग कि कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से मिलके बना हुआ है, सेल और सेल के पार्ट से मिलके बना हुआ है। तो अगर मुझे यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखनी होगी तो मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूँ कि सेल थ्योरी क्या कहता है, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, एवरी लिविंग organism is composed of cell or their part, यानी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल या उसके पार्ट से मिलकर बना हुआ है। ये सेल थ्योरी है। और सेल थ्योरी को किसने दिया था, मैथ्यू सील्डन एंड थियोडोर स्वान ने। तो इन दोनों ने कंबाइंडली इस थ्योरी को प्रपोज किया था। बट इस थ्योरी का जो ड्रॉबैक बना, क्वेश्चन पूछा गया कि ठीक है, मानते हैं कि हर एक ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी है वो सेल से मिलकर बना है, बट वो सेल आया कहाँ से। तो ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, हमने एक्सेप्ट कर लिया कि जो हमारी बॉडी है वो सेल से मिलकर बनी है, बट द क्वेश्चन इज फ्रॉम वेयर द फर्स्ट सेल कम, कि पहला सेल आया कहाँ से। तो ये वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। जब वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो उनकी थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया। बट उसी समय एक दूसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम था रुडोल्फ विरकॉफ। अभी हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट साइंटिस्ट क्या है, रुडोल्फ विरकॉफ या विरचॉफ भी बोलते हैं, रुडोल्फ विरकॉफ ने सेल थ्योरी को थोड़ा सा मॉडिफाई किया। और मॉडिफाई करने के बाद उन्होंने जो न्यू सेल थ्योरी प्रपोज की, उस थ्योरी का फर्स्ट पॉइंट तो वही रहा जो कि सील्डन एंड स्वान ने बताया, दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कंपोज्ड ऑफ सेल और देयर पार्ट। सो फर्स्ट पॉइंट तो सेम था, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज composed of cell और their part। तो ये जो फर्स्ट पॉइंट है ये तो सेम रहा। जो सेकंड पॉइंट जिसकी वजह से उनके जो सील्डन और स्वान की थ्योरी रिजेक्ट कर दी गई कि वो मतलब कि जो मतलब जो पहला सेल है वो आया कहाँ से, या जो नए सेल बन रहे हैं वो बन कहाँ से रहे। तो उसके लिए उन्होंने एक पोस्टुलेट दिया और उस पोस्टुलेट में उन्होंने बोला ओमनिस सेलुला का मतलब क्या होता है, जो नए सेल का फॉर्मेशन होता है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल के डिवीजन से होता है। यानी न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो आपको ये याद रखना है कि जो नए सेल का फॉर्मेशन होता है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलके बनता है। तो ये था हमारा सेल का ओवरव्यू। तो सेल क्या है,
एक स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। सबसे पहले इसको रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था। मैथ्यू सिल्डन एंड थियोडोर स्वान ने सेल थ्योरी प्रपोज की थी। उसके बेसिस पे उन्होंने एक्सप्लेन किया कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी है वो सेल या उसके डिफरेंट पार्ट से मिलकर बनते हैं। उसके बाद इस थ्योरी में थोड़ा ड्रॉबैक था, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि जो एग्जिस्टिंग सेल है वो आते कहाँ से हैं, तो उस थ्योरी को मॉडिफाई किया। हाँ, दूसरे साइंटिस्ट जिनका नाम था रुडोल्फ विरकॉफ ने ये बोला कि जो नए सेल का जो ओरिजिन होता है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल के डिवीजन से होता है, यानी जो पुराना सेल है उसके अंदर डिवीजन होगा, उस डिवीजन के बाद ही नए सेल का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट अब बात करते हैं सेल के टाइप्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ, उसके बाद हम फिर आगे बढ़ते हैं। तो जो नए सेल का, अभी हमने सेल डिस्कस कर लिया, अब हम बात करते हैं सेल के टाइप्स के बारे में कि सेल के टाइप्स क्या होते हैं। हम ज़्यादा डिटेल में प्लांट सेल, एनिमल सेल नहीं पढ़ेंगे बिकॉज वी आर स्टडिंग मेडिकल साइंस। सो हम यहाँ पे सिर्फ मेन टॉपिक्स को ही कवर करने वाले हैं। तो अगर हम बात करें सेल की, तो सेल जनरली क्या हो सकता है, आपने प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक तो पढ़ ही रखा है। उसके बाद भी हम बात कर सकते हैं कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो सिंगल सेलुलर होते हैं, यानी उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर, और कुछ क्या होते हैं मल्टी सेलुलर का मतलब क्या है, जिसके अंदर बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे एग्जांपल हम बात कर सकते हैं ह्यूमन का। यूनिसेलुलर क्या होता है, यूनिसेलुलर का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर सिंपल एक ही सेल होता है, जैसे कि अमीबा हो गया, अमीबा के नेक्स्ट बाद हम बात कर सकते हैं बैक्टीरिया हो गया। दीज ऑल आर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इनके पास क्या है, सिंगल सेल होते हैं। उसके अलावा अगर हम न्यूक्लियस की बेसिस पे बात करें, तो न्यूक्लियस की बेसिस पे हम बात करें तो सेल को हमने न्यूक्लियस की बेसिस में दो टाइप में डिवाइड कर रखा है। एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल और एक होता है यूकैरियोटिक सेल। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है इसके अंदर प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस होता है। प्रिमिटिव न्यूक्लियस मतलब यहाँ पे न्यूक्लियर एनवेलप ये प्रेजेंट नहीं होता, तो हम साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को यहाँ पे डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियर एनवेलप, जो आपका न्यूक्लियर एनवेलप है वो क्या होगा, एब्सेंट होता है, ठीक है। प्रिमिटिव न्यूक्लियस होगा, यहाँ पर क्या होगा, न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट होता है। तो इसलिए यूकैरियोट्स क्या होते हैं, एडवांस टाइप है। तो हम किस में आएंगे, हम यूकैरियोट्स में आएंगे। तो ये था सेल का एक छोटा सा ओवरव्यू। अब हम बात करते हैं सेल के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो हम आउटर से इनर की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आउटर से इनर की तरफ हम जब जाएंगे तो जो सबसे पहला, अगर आप एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल के अंदर जो सबसे पहला जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है दैट इज सेल मेम्ब्रेन। कि सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, तो सबसे पहले हम डील करेंगे कि सेल मेम्ब्रेन क्या होता है। तो इसके लिए मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में लेके चलता हूँ। तो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम जो डील कर रहे हैं वो है हमारा सेल मेम्ब्रेन। इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन या बायो मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। ये तीन नाम से आप जान सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बायो मेम्ब्रेन। समवेयर यू विल आल्सो फाइंड कि इसको प्लाज्मा लेमा भी लिखा होगा, प्लाज्मा लेमा, इस नाम से भी इसको हम लिख सकते हैं। तो इतने नाम से आप इसको जान सकते हैं, ठीक है। तो आप समझते हैं कि सेल मेम्ब्रेन या बायो मेम्ब्रेन क्या होता है। तो जैसे मान लीजिए किसी भी सेल को एक अपना एक बाउंड्री डिफाइन करना होगा। ऐसा नहीं कि सेल की इनडेफिनिट बाउंड्री होगी, तो हर एक सेल का एक डेफिनेट बाउंड्री होता है। तो वो जो बाउंड्री बेसिकली बनता है, वो बाउंड्री किसकी वजह से बनता है, सेल मेम्ब्रेन की वजह से बनता है। तो मैं बोल सकता हूं कि जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन क्या है, एक इलास्टिक, क्या है, एक इलास्टिक डेलिकेट, इलास्टिक हो गया, डेलिकेट हो गया। उसके बाद लिविंग सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। तो आपको इतनी चीजें याद रखना है कि जो हमारा बायो मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन या जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एक इलास्टिक, थिन, डेलिकेट, ये थिन भी है, यहाँ पे थिन भी हम और ऐड कर लेते हैं। तो जो हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या है, थिन, इलास्टिक, डेलिकेट, लिविंग, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, जो किसी एक सेल की बाउंड्री को डिसाइड करता है, एक सेल को एक गिवन, एक डेफिनेट एरिना प्रोवाइड करता है, ठीक है।
तो ये है बायोमेम्ब्रेन का जो डेफिनेशन है, एक टिपिकल डेफिनेशन, दैट इज इट इज़ एन इलास्टिक थिन डेलिकेट लिविंग सेमी परमेबल मेम्ब्रेन विच प्रोवाइड अ डेफिनेट बाउंड्री टू अ सेल। ठीक है, तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन ही अलाउ करता है, सेमी परमेबल है ये नेचर में। सेमी परमेबल का क्या मतलब होता है कि ये सारे पार्टिकल्स को सेल के अंदर ना तो आने देता है, ना ही सेल के अंदर के सारे पार्टिकल्स को सेल के बाहर जाने देता है। कुछ ही डेफिनेट मॉलिक्यूल को अंदर आने की परमिशन होती है, कुछ ही डेफिनेट मॉलिक्यूल को बाहर जाने की परमिशन होती है। तो इसके स्ट्रक्चर, तो साइंटिस्ट जब उन्हें सेल की डिस्कवरी हुई, तो सेल की डिस्कवरी के बाद जो सबसे आउटर लेयर था सेल मेम्ब्रेन, उसके बारे में बहुत सारी डिस्कवरीज होनी स्टार्ट हुई कि आउटर मेम्ब्रेन कैसा दिखता है, इसका क्या स्ट्रक्चर हो सकता है, इसके बारे में बहुत सारा मतलब कि डिटेल स्टडी स्टार्ट हुआ। तो जब डिटेल स्टडी स्टार्ट हुआ तो डिटेल स्टडी के बेसिस पे जब इनका बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन किया गया, बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन, बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन का क्या मतलब होता है? बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो किन किन मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन से हमें पता चला कि जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर प्राइमरीली क्या हो सकता है, फैट होता है, ठीक है, प्रोटीन होता है और कार्बोहाइड्रेट होता है। यानी जो हमारा एक टिपिकल सेल मेम्ब्रेन है, टिपिकल सेल मेम्ब्रेन के अंदर आपके इतनी सारी चीज़ें देखने को मिलती है। अगर हम उसका बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उसको बायोकेमिकली चेक करते हैं, तो उसके अंदर फैट मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट होगा। यानी मेन कंपोनेंट ये 3 होते हैं। और इसका जो कंपोनेंट है, जो फैट का परसेंटेज है, प्रोटीन का परसेंटेज है, ये डिफरेंट सेल में डिफरेंट वेरी करता रहता है। ऐसा नहीं कि हर एक सेल में फिक्स होगा। तो अगर मैं आरबीसी की बात करता हूँ, अगर एक टिपिकल आरबीसी की बात करते हैं, तो आरबीसी के अंदर क्या होता है, जो फैट है आपका, फैट क्या होता है, 40% होता है। उसके बाद आपका जो प्रोटीन है, प्रोटीन ये आपका 52% होता है। रिमेनिंग कार्बोहाइड्रेट, कार्ब कितना होता है आपका, 8% होता है। तो ये क्या है, आरबीसी का कॉन्स्टिट्यूशन है। आरबीसी के अंदर ये डिफरेंट केमिकल इस रेशियो में प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या है आपका, डिफरेंट स्ट्रक्चर चेंज होता जाएगा। ये वैल्यू क्या है, ये बदलती रहेगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि आरबीसी के अंदर हमने इतना डिस्कस किया तो यही सेम रहेगा, ये डिफरेंट सेल में बदलता रहेगा। तो अगर अब बात करें, तो जब इसका बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुआ, तो बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे डिफरेंट साइंटिस्टों ने अपने डिफरेंट मॉडल्स बनाने स्टार्ट किए। तो सबसे पहला जो मॉडल आया सेल मेम्ब्रेन के बेसिस पे, वो मॉडल था आपका ट्राइलैमिनर मॉडल। ट्राइलैमिनर मॉडल आपको दिया था डेविसन एंड डेनियल ने। डेविसन एंड डेनियल ने इस मॉडल को प्रपोज किया था। डेविसन एंड डेनियल के अकॉर्डिंग जो हमारा बायोमेम्ब्रेन है वो प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड की एक बाइलेयर है। प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर है। क्योंकि ये ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं है तो इसको हम ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे, जस्ट रफली मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। तो यहाँ पर क्या है, डेविसन एंड डेनियल के अकॉर्डिंग कि जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है वो प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर जो ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये प्रोटीन्स होते हैं। प्रोटीन आउटर स्ट्रक्चर बनाते हैं और फॉस्फोलिपिड इनर स्ट्रक्चर्स बना देते हैं। और बिल्कुल ऐसे जैसे कि हमने सैंडविच है, सैंडविच में क्या होता है, 2 ऊपर ब्रेड होते हैं, बीच में वेजीज होते हैं। तो इसी तरीके से ये प्रोटीन क्या है, ब्रेड की तरह वर्क कर रहे हैं, और ये बीच में जो फॉस्फोलिपिड है वो क्या है, वेजीज की तरह वर्क कर रहे हैं। तो इसका जो साइज होता है प्रोटीन का वो 20 एंगस्ट्रॉम होता है, और इस बाइलेयर की जो साइज होता है वो 35 एंगस्ट्रॉम होता है, अगेन ये 20। तो ओवरऑल जो ट्राइलैमिनर या सैंडविच मॉडल के अकॉर्डिंग जो हमारा बायोमेम्ब्रेन होता है वो अप्रॉक्स 75 एंगस्ट्रॉम का होता है। यानी इसकी जो थिकनेस होगी वो 75 एंगस्ट्रॉम की होगी। बट ये मॉडल ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि इस मॉडल ने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर पाया। जैसे कि फर्स्ट चीज़ कि फ्लूडिटी क्यों होती है, यानी जो हमारा डेविसन जो हमारा लिक्विड या जो बायोमेम्ब्रेन है उसके अंदर फ्लूडिटी होती है, वो फ्लूडिटी क्यों होता है, ये फ्लूडिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है, साथ के साथ इसके अंदर जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर मूवमेंट होता है। ठीक है,
मूवमेंट क्यों हो रहा है वो नहीं एक्सप्लेन कर पाया, साथ के साथ स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ये सेमी परमेबल क्यों होता है ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो इतनी सारी चीज़ें हैं जो ये मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इस बेसिस पे इस मॉडल को हमने रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद अब जो आता है हमारा नया मॉडल है जो कि वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल है, उस मॉडल को हम बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को हम इस लेक्चर में हम डिटेल में डील करते हैं। तो होप अभी तक आपको यहाँ पे चीज़ें समझ में आ रही हैं। अगर कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपका जो कमेंट है उसको मैं विद इन 1 आवर सॉल्व कर दूंगा। तो अब मूव करते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या है? वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल है। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अकॉर्डिंग फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या कहता है? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहता है कि जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है वो फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर होती है। ठीक है, सो क्या है फर्स्ट प्रॉपर्टी, क्या कहता है हमारा? फर्स्ट कहता है कि जो हमारा ये जो बायो मेम्ब्रेन है वो क्या है? फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर है। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, यानी फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर होती है। तो फॉस्फोलिपिड क्या होता है पहले उसको समझते हैं। अगर एक फॉस्फोलिपिड की बात करूं तो एक फॉस्फोलिपिड कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा जिसमें इसको हम बोलते हैं हेड और इसको बोलते हैं टेल। ये जो आपका हेड होता है ये हेड है आपका हाइड्रोफिलिक नेचर का। ये कैसा होता है? ये आपका होता है हाइड्रोफिलिक। ये हेड होगा आपका हाइड्रोफिलिक और टेल कैसा होता है? हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है। एक हाइड्रोफिलिक और एक हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या है? ये वाटर से अट्रैक्टेड होता है, यानी वाटर के साथ बॉन्ड बना सकता है। तो ये जो हाइड्रोफिलिक हेड है हमारा, क्योंकि ये आयनिक नेचर का है, ठीक है, यानी ये आयनिक नेचर होने की वजह से क्या है? हाइड्रोफिलिक हेड हमेशा किसके साथ ऐड करता है? ये प्रोटीन के साथ बॉन्ड बनाता है, क्योंकि प्रोटीन का नेचर कैसा होता है? आयनिक होता है। और जो ये टेल है हमारा हाइड्रोफोबिक है, यानी ये आयनिक फॉर्म मतलब कि आयंस के साथ या वाटर के साथ बॉन्ड नहीं बना सकता। और एक चीज़ और आपको याद रखना है कि जो हमारा टेल है, टेल क्या होता है? सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का बना हुआ होता है। और जिसके अंदर अगर हम बात करें तो अनसैचुरेटेड का अमाउंट ज़्यादा होता है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। ठीक है, तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की वजह से ऑब्वियस सी बात है, आपने पढ़ा होगा कि ऑयल और या घी होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की वजह से लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होता है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की वजह से जो हमारा ऑयल है वो लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि हमारा जो फॉस्फोलिपिड होता है, फॉस्फोलिपिड के अंदर 2 पोर्शन होंगे, एक हेड होता है, एक टेल होता है। तो जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहता है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल हमारा जो यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर ऑलरेडी बना हुआ है, इस स्ट्रक्चर को जूम करता हूँ। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अकॉर्डिंग ये मॉडल कहता है कि जो लिपिड है, लिपिड की बाइलेयर इस तरीके से अरेंज होती है कि जो हेड है आपका, ये जो हेड आप देख रहे हो, लेट मी चेंज द कलर फर्स्ट। तो ये जो आपका जो हेड है, ये हेड कहाँ होता है? एक्वस मीडियम की साइड होता है, यानी यहाँ पर ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड हो गया और इधर यहाँ पे साइटोप्लाज्म हो गया। तो दोनों साइड लिक्विड है। तो क्योंकि हेड कैसा हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है, तो हाइड्रोफिलिक नेचर की वजह से होने की वजह से ये जो हेड है वो कहाँ होता है? एक्वस मीडियम की साइड में होता है। और उनके बीच में एक्वस मीडियम, ये जो फॉस्फोलिपिड के बीच में क्या होते हैं? आपके प्रोटीन्स बरीड होते हैं। और ये बिल्कुल ऐसा होता है जैसे कि प्रोटीन आइसबर्ग, जैसे कि प्रोटीन का आइसबर्ग हो, आइसबर्ग इन सी ऑफ फॉस्फोलिपिड। यानी जो हमारा जो स्ट्रक्चर है फ्लूइड मोज़ेक का वो बिल्कुल ऐसा होता है कि पूरा जो एक बाइलेयर्ड है, एक डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर है किसकी? फॉस्फोलिपिड की, यानी 2 लेयर होंगी। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये एक लेयर है, ये ऊपर वाली एक लेयर होगी, ये दूसरी लेयर ये होगी। ठीक है, तो दोनों लेयर होती हैं जिसमें टेल आपस में होते हैं, क्योंकि ये क्या है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की से बने होते हैं और साथ के साथ हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं। तो सेल के दोनों साइड क्या है? वाटर यानी वाटरी सब्सटेंस है। यहाँ पे दोनों एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड है। तो यहाँ पर हाइड्रोफोबिक टेल्स तो एक्ट नहीं कर सकते। तो क्या होते हैं? यहाँ पर हेड प्रेजेंट होते हैं। हेड एक्वस मीडियम के साथ डील करते हैं
और उनके बीच में प्रोटीन मॉलिक्यूल धसे हुए होते हैं, ठीक है। तो बीच में से तो ये क्या है, ए बेड ऑफ, या यू कैन सिंपली से इट इज अ सी ऑफ फॉस्फोलिपिड वेयर आइसबर्ग ऑफ प्रोटीन्स आर बरीड, यानी प्रोटीन्स क्या है, बीच बीच में बरीड है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो फॉस्फोलिपिड है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, क्योंकि जो अगर हम बात करें लिपिड बाइलेयर की, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है, हमारा फॉस्फोलिपिड ही है। तो फॉस्फोलिपिड मेन कंपोनेंट क्यों है, क्योंकि ये क्या है, ये कॉन्टिन्यूअस मेम्ब्रेन प्रोवाइड करता है। तो जो फॉस्फोलिपिड है, ये जो हमारा फॉस्फोलिपिड है, ये क्या करता है, कॉन्टिन्यूअस स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूअस स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने की वजह से ये कॉन्टिन्यूअस स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, और उस कॉन्टिन्यूअस स्ट्रक्चर में क्या है, लिक्विड को, जो हमारा मेम्ब्रेन है उसको फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है। जो डेवसन और डेनियल मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि उसके अंदर फ्लूइडिटी क्यों आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो फ्लूइडिटी है वो किसकी वजह से आता है, फॉस्फोलिपिड की वजह से आता है। तो फॉस्फोलिपिड के अंदर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ज़्यादा होते हैं, बिकॉज ऑफ दैट अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की वजह से ज़्यादा होने की वजह से क्या है, फॉस्फोलिपिड क्या करता है, फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है। फ्लूइडिटी को क्या करता है, प्रोवाइड फ्लूइडिटी, ये ध्यान रखना है। तो जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर क्या है, लिक्विडिटी भी है या फ्लूइडिटी भी है, और साथ के साथ प्रोटीन मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट है। तो जो सेल मेम्ब्रेन है वो पूरी तरीके से ना तो सॉलिड है ना पूरी तरीके से लिक्विड है। तो जब दोनों चीज़ों का मिक्सचर होता है उसको बोलते हैं क्वासी फ्लूइड, उसको हम क्या बोलते हैं, क्वासी फ्लूइड। तो हमारा सेल मेम्ब्रेन कैसा है, क्वासी फ्लूइड है, तो यानी थोड़ा लिक्विड है थोड़ा सॉलिड है। लेकिन क्वेश्चन आता है, जब ये लिक्विड इस नेचर का है तो ये स्टेबल कैसे हो जाता है, इसको स्टेबल कौन करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर्स होती है, तो फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर्स के बीच में कहीं कहीं कोलेस्ट्रॉल आ जाता है। ये कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, ज़्यादा रिजिड होता है फॉस्फोलिपिड के मुकाबले, तो ये कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ये क्या करेगा, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है आपके सेल मेम्ब्रेन को। तो आपको कुछ एग्जाम्पल्स याद रखने हैं कुछ फॉस्फोलिपिड के, जैसे कि टाइडल सीरीन, फॉस्फोटाइडल कोलिन, ठीक है, फॉस्फोटाइडल कोलिन और सिफेलिन, ये कुछ फॉस्फोलिपिड के टाइप हैं जो कि हमारे सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। अब फॉस्फोलिपिड के बाद अब जो दूसरा स्ट्रक्चर है, दूसरे स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, वो है प्रोटीन। अब हम बात करते हैं प्रोटीन के बारे में। जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अंदर जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है वो दो टाइप के होते हैं। एक हो गए इंटीग्रल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन का मतलब होता है जो कि हमारे सेल मेम्ब्रेन के अंदर टोटली बरीड हो, यानी ये जो इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं क्या होते हैं, टोटली बरीड, यानी इसको आप आसानी से निकाल नहीं सकते। ये कैसे हैं, टोटली बरीड प्रोटीन से, इनको आसानी से निकाला नहीं जा सकता, ठीक है। और एक होता है एक्सटर्नल प्रोटीन, यानी जो सिर्फ सरफेस पे ही प्रेजेंट होगा, वो इंटीग्रल नहीं होगा, ठीक है। एक्सटर्नल प्रोटीन्स होगा। तो सेकंड है नॉट टोटली बरीड, जो सरफेस प्रोटीन्स होते हैं। सेकंड क्या हमारा, सरफेस प्रोटीन्स, ठीक है। इंटीग्रल प्रोटीन भी फर्दर दो टाइप के हो जाते हैं। अगर मैं इंटीग्रल प्रोटीन की बात करूं तो इंटीग्रल जो प्रोटीन है हमारा वो दो टाइप के हो सकते हैं। एक हो जाएगा चैनल प्रोटीन या टनल प्रोटीन हम बोल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रल प्रोटीन की बात करें तो एक क्या हो गया हमारा, चैनल प्रोटीन हो गया। चैनल प्रोटीन क्या होता है इसको हम देखते हैं यहाँ पर। ये जो आप प्रोटीन देख रहे हो ये वाला, इस प्रोटीन को हम इंटीग्रल प्रोटीन या चैनल प्रोटीन बोलते हैं। ये डायरेक्टली क्या करता है, किसी भी मॉलिक्यूल को डायरेक्टली बाहर से अंदर ले जाने में काम करता है। बाकी क्या होते हैं, जो सरफेस प्रोटीन होते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे टोटली बरीड नहीं होते, पार्शियली बरीड प्रोटीन होते हैं। और इन प्रोटीन से यहाँ पर क्या कनेक्टेड होते हैं, हमारे कार्बोहाइड्रेट कनेक्टेड होते हैं। इन कार्बोहाइड्रेट जैसे कि फॉस्फोलिपिड मतलब कि ग्लाइकोप्रोटीन्स हो गया, ठीक है, ग्लाइकोलिपिड्स हो गया। तो जो भी हमारे ओलिगोसैकेराइड्स हैं, ओलिगोसैकेराइड्स क्या होते हैं, इन सरफेस से कनेक्टेड होते हैं, जिनको हम जैसे ग्लाइकोप्रोटीन हो गया,
या कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो ये जो कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ड्यूरिंग रिकॉग्निशन। जैसे मान लीजिए स्पर्म ओवा पे आके रिकॉग्नाइज करता है, तो रिकॉग्नाइजेशन के समय में यहाँ पर जो रिएक्शंस होते हैं वो रिएक्शन इन्हीं कार्बोहाइड्रेट की वजह से ही हो पाते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इंटीग्रल प्रोटीन का काम क्या होता है, किसी भी चीज़ों को बाहर से अंदर ले जाने का काम करता है, और ये साथ के साथ एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। यानी क्योंकि यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो जो ये इंटीग्रल प्रोटीन्स है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में हमने क्या देखा, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहता है कि जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है वो फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर से बना होता है। फॉस्फोलिपिड उसको फ्लूइडिटी प्रोवाइड कर देता है, यानी लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। यानी जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर जो लिक्विड नेचर है वो किसकी वजह से आ रहा है, हमारे फॉस्फोलिपिड्स की वजह से आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि उसके अंदर जो टेल होता है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ज़्यादा होते हैं। तो जब ये तो हो गया फॉस्फोलिपिड की वजह से। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन है उसको स्टेबिलिटी कौन प्रोवाइड करता है। तो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए क्या होता है, बीच बीच में फॉस्फोलिपिड के बीच में कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होते हैं, कोलेस्ट्रॉल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। अब बात करते हैं कि मूवमेंट कैसे होता है कुछ जैसे कि कुछ आयनिक मॉलिक्यूल्स हैं उनका मूवमेंट कैसे होगा। तो आयनिक मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट के लिए प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। तो कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो टोटली बरीड होते हैं, कुछ हाफ बरीड होते हैं, ठीक है। तो जो टोटली बरीड होते हैं वो चैनल की तरफ वर्क करते हैं, टनल की तरफ वर्क करते हैं, इसलिए उनको हम टनल प्रोटीन या चैनल प्रोटीन्स भी बोलते हैं। उसके बाद क्या है, सेल मेम्ब्रेन के आउटर स्ट्रक्चर में कुछ प्रोटीन या कुछ कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट्स होते हैं, जैसे ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड, इस तरीके के कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट्स का काम क्या होता है, सेल रिकॉग्निशन में हेल्प करते हैं। और इनसाइड अगर हम बात करें आरबीसी की, तो सेल के अंदर दूसरे टाइप के ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं जिनको जैसे स्पेक्ट्रिन होता है, ये प्रेजेंट होता है जो कि उसको एक पर्टिकुलर शेप देता है। तो बिकॉज ऑफ दैट लिक्विडिटी एंड सॉलिडिटी क्या है, उसके अंदर एक टाइप का मोज़ेक मॉडल या एक टाइप का मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। तो सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, कंटिन्यूअस मूवमेंट करता रहता है। तो इस फ्लूइडिटी की वजह से बहुत सारे सेल के अंदर फंक्शंस होते हैं, उन फंक्शंस को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इस मूवमेंट की वजह से, यानी जो मूवमेंट है या जो लिक्विडिटी है उसकी वजह से हमारा क्या हो जाता है, सेल ग्रोथ में हेल्प होता है। क्योंकि अगर वो लिक्विडिटी या इलास्टिक नेचर का नहीं होता तो सेल ग्रोथ नहीं हो जाता। सेल ग्रोथ के साथ साथ क्या हो सकता है, मतलब कोई पार्टिकल का मूवमेंट हेल्प करता है। तो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, जैसे कि एंडोसाइटोसिस हो गया, या एक्सोसाइटोसिस हो गया, ये सारा का सारा क्या होता है, आपका सेल मेम्ब्रेन ही मदद करता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं ये मूव में साथ के साथ ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है। ये क्या है हमारा सेल मेम्ब्रेन, ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है। तो ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो अगर कोई चीज़ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग हो रहा है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब क्या है कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग हो रहा है, तब उसको हम बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। उसको क्या बोलेंगे, पैसिव ट्रांसपोर्ट, यानी इसके अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। लेकिन अगर ये किसके अकॉर्डिंग होता है, ये होता है कंसंट्रेटेड ग्रेडियंट, यानी ये क्या होगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। तो यहाँ पर क्या होगा, कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसलिए बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। दूसरा हमारा क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या होता है, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग जाना पड़ता है। तो जब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट जाएंगे तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो उसको बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जैसे कि सोडियम पोटेशियम पंप हो गया हमारा, सोडियम पोटेशियम पंप एग्जाम्पल है एक्टिव ट्रांसपोर्ट का। तो ये क्या था, हमारा बेसिक था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक्स करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसी तरीके से हमारी जो सीरीज़ है आगे चलती रहेगी। आज हमने सिर्फ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में जो डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।